ऐसा बार बार होने पर मैंने मीरा से पूछा क्या हुआ। वो बोली पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है, कोई छुप के देख रहा है। मैं हंसने लगी और बोली तुम्हें घर जाने की चिंता है न, इसलिए लग रहा होगा। मैंने सिद्ध के लिए एक महंगी घड़ी ली। हम दोनों वहाँ से निकलने लगे। तभी किसी के फुसफुसाने की हल्की आवाज़ आई। वो लाल कपड़े में है। इस बार हम दोनों को ही ये आवाज़ आई। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मीरा और भी ज़्यादा चिंतित लग रही थी। हम दोनों कार से चल दिए। पहले पार्टी के लिए ड्राइवर ने मुझे छोड़ दिया, बॉडीगार्ड भी मेरे साथ चल दिया। मीरा को उसकी सहेली कविता के यहाँ छोड़ने के लिए कार आगे चली। रात के कारण रास्ते में ज़्यादा लोग नहीं थे। बस सड़क पर कार, बस ये सब चल रही थी। एक गैराज से थोड़ी दूर न जाने कहाँ से एक वैन आई और वो कार के सामने खड़ी हो गई। 4-5 लोग मुंह ढककर निकले। उसमें से एक लड़के का एक हाथ कटा हुआ था। उन्होंने दयाल ड्राइवर काका को जबरदस्ती निकालकर उसके सर पर चोट मारी, जिससे खून निकलने लगा। मीरा बहुत घबरा गई। वो मीरा को जबरदस्ती बाहर निकाल अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। काका के सर से तेज खून बहने और बुजुर्ग होने के कारण वो मदद भी नहीं कर पा रहे थे। वो दयाल काका को पीट रहे थे। सड़क के दूसरी ओर कुछ दूरी पर गैराज के कुछ लड़के ये देखकर मदद के लिए आ रहे थे, पर उनसे पहले ही उन्होंने मीरा का अपहरण कर वन में ले गए। वो लड़के जैसे ही काका के पास पहुंचे, उनके सर पर रुमाल बांधकर उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। तभी उन्हें रोककर उनमें से एक लड़का बोला, काका वो लड़की तो मीरा थी ना? काका बोलो न, वो मीरा थी। काका लड़खड़ाते शब्दों में बोले, हाँ तुम कैसे जानते हो? वो बोला, मैं रोहन उसके साथ पढ़ता हूँ। काका बोले, मैं घर का नंबर देता हूँ, उसे फ़ोन करके सब बता दो। वो बड़ी मुश्किल से नंबर बोल पाए। रोहन ने उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा और खुद उस वैन को खोजने लगा। उसने उस नंबर पर फ़ोन किया। तब आशा मौसी ने फ़ोन उठाया। रोहन ने उन्हें सारी बात बताई। आशा मौसी के हाथ से फ़ोन छूट के गिर गया। सब लोग वहाँ आ गए। मनोज काका ने उन्हें संभालते हुए पानी पिलाया और सारी बात पूछी। आशा मौसी ने सारी बात बताई। पिताजी ने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया, पर उसका भी फ़ोन टूट चुका था। थोड़ी समय बाद में ड्राइवर काका घर पहुंचे। उन्होंने सारी बात बताई। आशा मौसी का रो रो कर बुरा हाल था। घर पहुंचे तो पिताजी ने गुस्से में बहुत डांटा। मौसी भी रोई जा रही थी। वकील अंकल, पिताजी के दोस्त, ने उन्हें बताया, ये उन लोगों ने रुपयों के लिए किया है। वो शिखा का अपहरण करने वाले थे। एक जैसी ड्रेस के कारण वो गलती से मीरा को ले गई। पुलिस को खबर दे दी गई। पुलिस ने दयाल काका से सारी बात पता करके अपना काम शुरू किया और एक पुलिस को वहीं तैनात रहने को बोला। सब बैठे थे, तभी इस सन्नाटे के बीच फ़ोन की घंटी बजी। सब चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वकील अंकल ने बोला, उन्हें ये पता न चले कि वो शिखा नहीं मीरा है, नहीं तो वो उसे मार भी सकते हैं। पिताजी ने फ़ोन उठाया। उधर से एक गंभीर आवाज़ आई, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। उसकी सलामती चाहते हो तो 25 करोड़ रुपए तैयार रखना। मैं कल फ़ोन करूँगा, कहाँ और कैसे पैसे देने हैं। रोहन गैराज की एक पुरानी कार से मीरा को खोजने में लगा हुआ था। हर जगह उस वैन के बारे में पूछ रहा था। उस वैन से निकलने वाला लड़का जिसका हाथ नहीं था वो दिखा। अभी भी उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। वो एक दुकान से पानी की बोतल लाता है और जाने लगता है। रोहन ने भी उसका पीछा किया। तब वो एक पुराने से खंडहर में दिखे, जहाँ मीरा को एक और बेहोश कर उसके हाथ पैर बांधे थे। वो लोग शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। रोहन ने होशियारी से अपना मुंह भी उनकी ही तरह कपड़े से बांधकर मीरा तक पहुंचा। उसने मीरा को होश में लाने का बहुत प्रयास किया, पर वो होश में नहीं आ रही थी। तभी उनमें से एक लड़का वहां नशे में आके बोला, अरे बिरजू, तूने इसे अभी तक कमरे में बंद नहीं किया? जा उस पुराने घर में इसे बंद करके आ। रोहन के पास ये अच्छा मौका था। आधी रात बीत गई थी। बाकी सब भी नशे में सोने लगे। रोहन उसे गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे बोला, कौन है रे तू? तू तो हमारी गैंग का नहीं लगता। इतना बोला, एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। रोहन कार के पास ही था। उसने मीरा को कार के पास लिटाया। वो आदमी अब रोहन के सामने ही था। दोनों में हाथापाई हुई, जिससे रोहन के बाजू पर चाकू भी लग गया। रोहन ने जल्दी ही उसे अपनी मार से बेहोश कर दिया। वो मीरा को कार में लिटाकर घर की तरफ चल दिया। उसने घर फ़ोन करके सारी बात बताई। ये सुनकर आशा मौसी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया।
मीरा को रास्ते में काफ़ी देर बाद होश आया। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। अचानक उसे सब याद आया, कैसे उसका अपहरण हुआ। वह रोहन को बस गुंडा समझती थी। उसे पता नहीं था कि वही है जिसने उसकी मदद की थी। मीरा ने उसे आवाज़ दी, रोको कार, कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। रोहन ने कार रोककर मीरा की ओर देखा, बोला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो न। मीरा रोहन को देखकर डर गई और बोली, तुमने मेरा अपहरण किया है, मुझे पता था तुम गुंडे हो, पर इस हद तक गिर जाओगे। रोहन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो सब बोले जा रही थी। मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ और कॉलेज में भी तुम्हें मैंने बचाया था, उन सीनियर की रैगिंग से, समझी, गुंडा नहीं हूँ। मीरा ये सुनकर चौंक गई, आंखें और बड़ी कर ली। रोहन बोला, अगर तुमने दोबारा कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें इसी जंगल के पास रास्ते में छोड़ दूंगा, तो अब बिना कुछ बोले बैठ जाओ। रोहन ने मीरा से पूछा, वैसे तुम इतनी रात को जा कहाँ रही थी। मीरा ने बोला, पार्टी में। फिर दोनों बातें करते हुए दोनों घर पहुंचे, जहाँ सब पहले ही इंतजार कर रहे थे। सब मीरा से पूछने लगे, कैसी हो अब, ये सब कैसे हुआ। वकील अंकल फोन पर पुलिस को मीरा के आने की खबर दे रहे थे। रोहन की नज़र वकील अंकल पर गई तो उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो बोला, मैं चलता हूँ, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। मीरा की माँ और पिताजी ने बहुत रोका पर वो नहीं माना और चले गया। मैंने पिताजी का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब समझ गई, अपने बॉडीगार्ड लगाया। सब कुछ ठीक होने पर मौसी ने भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन वकील अंकल भी चले गए। मौसी ने बोला, अब अगले वर्ष तक हम मीरा के लिए कोई लड़का देख इसकी शादी करा देंगे। पिताजी बोले, हाँ आशा बहन, मैं दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से करूँगा, समय आने दो। सब सामान्य चलने लगा। मीरा और रोहन बहुत अच्छे दोस्त और एक दूसरे के लिए दोस्त से बढ़कर हो गए। मुझे भी सिद्ध ने एक सुंदर अंगूठी से मुझे प्रपोज किया था, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया था। सब बहुत अच्छा चल रहा था, तभी अचानक रोहन की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मीरा रोहन के साथ अस्पताल में थी। रोहन दवाई लेने गया था। मीरा दादी के पास बैठी थी। दादी ने मीरा का हाथ पकड़कर बोला, मीरा, मेरे रोहन का मेरे सिवा कोई नहीं है। उसके पिता हैं पर वो उनसे नाराज हैं। वो उन्हें अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। मीरा, तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना बेटी, वो अंदर से बहुत अकेला है। उसे बहुत प्यार देना और हो सके तो उसे अपने पिताजी से मिलवा देना। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। इतना बोल वो सदैव के लिए मौन हो गई। मीरा रोने लगी। रोहन दवाई लेके आया। वो मीरा को रोते देख समझ गया उसके हाथ से दवाई छूट गई। वो दादी के पास आंखों में आंसू लिए रोते हुए बोलने लगा, माँ भी चली गई, पिताजी भी साथ नहीं और तुम भी चली गई। अब मेरे साथ कौन रहेगा, मैं अकेला पड़ गया हूँ। मीरा ने उसके इस दुख में बहुत साथ दिया। वो उस समय बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मीरा ने उसका ध्यान रखा, उसके लिए खाना ले जाती, समय समय पर उसकी मदद करती रहती थी, उससे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती थी। पर मीरा जब भी रोहन से उनके पिताजी के बारे में पूछती, वो बहुत विचलित हो जाता। उसने बोला, अब कभी उनका नाम मत लेना मेरे सामने। मीरा रोने लगी। तभी रोहन ने बोला, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरी माँ मेरे पिताजी और मुझे अपनी ज़िंदगी मानती थी। मेरे पास बचपन में एक ऑडियो रिकॉर्डर था जिसमें बहुत सी आवाज़ रिकॉर्ड करता था। जब मैं 13 साल का था, स्कूल से घर आया तो माँ को खोजने लगा। माँ अक्सर मेरे लिए उस रिकॉर्डर में संदेश छोड़कर जाती थी। मैंने उसे चलाया। उसमें माँ रोते हुए बोल रही थी, बेटा तुम अपना ध्यान रखना, कभी भी हिम्मत मत हारना और जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में हमसफ़र की तरह लड़की आए उसका दिल कभी मत दुखाना। मैं जा रही हूँ बेटा, तुम अपने पिताजी जैसे कभी मत बनना। फिर पता चला कि माँ की कार से दुर्घटना हो गई और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने अपने नौकर के मुंह से सुना था कि उन्होंने पिताजी को किसी और औरत के साथ देखा था। बाद में जब पिताजी ने भी दूसरी शादी करने वाले हैं तो मुझे भी नौकरों की कही बात पर यकीन हो गया और जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़े होने लायक हुआ, वहाँ से दादी को लेकर आ गया, क्योंकि वो औरत मेरी दादी का ध्यान नहीं रख सकती थी। तब से मैं अपने पिताजी से नहीं मिला, ना ही मिलना चाहता हूँ। समय इसी प्रकार बीतता रहा। एक रोज़ मीरा और मुझे, हम दोनों को पिताजी ने बुलाया था और बहुत प्यार से सर पर हाथ फेरा। बोले, ये बेटियाँ अभी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। बेटी में ही लड़के देखे हैं, अगर तुम लोगों को कोई और पसंद है तो वो बता दो। हम दोनों ही पिताजी की बातों से चिंता में पड़ गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब मैंने पिताजी से सिद्ध के बारे में बताया। पिताजी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और मुस्कुराकर बोले, मेरी बेटी की जिसमें खुशी होगी वही करूँगा।
बुला लो सिद्ध को, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं खुशी से पिताजी के गले लग गई। तब पिताजी ने मीरा की तरफ देखा। तब मीरा बोली, जी बड़े पिताजी, मुझे भी कोई पसंद है, उसमें मुझे आप जैसे ही झलक दिखाई देती है। पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वो? मीरा ने बोला, वही जिन्होंने मुझे बचाया था, रोहन। ये सुनकर मैं हंसने लगी। मैंने बोला, वो गैराज में काम करने वाला, उसके साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। बिना धन दौलत के तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा उसके साथ। सिद्ध को देखो, उसके पिताजी कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। मीरा बोली, खुशियाँ धन दौलत से नहीं आती, इंसान की खुशी उसकी सोच से होती है, ना कि बहुमूल्य चीज़ों से। रोहन में काबिलियत है, वो अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। मेरी खुशी धन दौलत में नहीं, एक अच्छे इंसान के साथ रहने में है। मुझे मीरा की बातों से बहुत चिढ़ हो गई थी। मैंने कहा, ये तो वक्त बताएगा। पिताजी बोले, मैं जब अपने दिल्ली बिजनेस मीटिंग से 1 हफ्ते बाद वापस आऊँगा तो तुम्हारी शादी की बात रोहन और सिद्ध के घर वालों से करूँगा। यह सुनकर मैं पिताजी के गले लग गई। मैं और मीरा यह सुनकर हम दोनों ही बहुत खुश हुए। अगले दिन मनोज काका और पिताजी दिल्ली के लिए निकल गए। वहाँ पिताजी की बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग थी और वह लोग 1 हफ्ते बाद वापस आने वाले थे। मैं और मीरा हम दोनों कॉलेज पहुँचे। वहाँ मीरा रोहन से मिले और शादी के बारे में बताया। रोहन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह दोनों बहुत खुश थे। मेरी नज़र भी सिद्ध को ढूंढ रही थी। सिद्ध काफ़ी देर बाद कॉलेज आया। मैं उसके पास गई और उसे पिताजी से हुई शादी के बारे में बात बताई, लेकिन सिद्ध के चेहरे पर खुशी के बजाय चिंता की लकीरें उभर आई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सिद्ध से पूछा, क्या हुआ सिद्ध, तुम्हें खुशी क्यों नहीं है? क्या तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते? सिद्ध एक फीकी सी मुस्कान दे बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर एकदम से शादी की बात से मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया था। मैंने फिर पूछा, कौन सी असमंजस? वह बोला, कुछ नहीं, अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, उसमें अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। पिताजी पैसा नहीं लगाना चाहते मेरे बिजनेस में, और अभी मैंने इतने पैसे भी सेव नहीं किए हैं। मैंने एक राहत की सांस लेते हुए बोला, बस इतनी सी बात, पिताजी है ना, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। यह सुनकर सिद्ध के चेहरे पर खुशी उभर आई। पिताजी को गए 3 दिन हो गए थे। मैं पिताजी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगले दिन एक फ़ोन आया जिसमें पिताजी के सेक्रेटरी राजेश अंकल ने बताया, कुछ अनजान लोगों ने पिताजी पर गोली से हमला कर दिया, जिसमें मनोज काका पिताजी को बचाते हुए गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए और तुम्हारे पिताजी के भी हाथ में गोली लगी है। दोनों लोग यहाँ के अस्पताल में भर्ती हैं। तुम लोग भी जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर आशा मौसी, मीरा और बाकी सभी नौकर आए। मैंने रोते रोते सारी बात बताई। यह सुनकर मीरा और आशा मौसी दोनों बुरी तरीके से घबरा गई। मैंने बोला, हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। मैंने फ़ोन करके दिल्ली जाने वाली सभी फ्लाइट के बारे में पता किया, पर उस समय कोई फ्लाइट ऐसी नहीं थी जो दिल्ली जा रही थी। मैंने जल्दी से सिद्ध को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मदद के लिए साथ में दिल्ली चलने को बोला, पर उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताकर मना कर दिया। यह सुनकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में मैंने देखा रोहन आ चुका था और सभी को दिलासा देते हुए बोला, चलो हमें भी निकलना चाहिए। हम सब रोहन के साथ कार में बैठे हैं। रोहन बिना रुके लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र करता है। हम लंबे समय बाद दिल्ली अस्पताल में, जहाँ पिताजी के सेक्रेटरी राजेश अंकल थे, मैं सबसे पहले अपने पिताजी के पास गई। पिताजी के हाथों में पट्टी बांधी थी और पिताजी लेटे हुए थे। राजेश अंकल से पता चला मनोज काका के सीने में गोली लगी थी। उनकी हालत बहुत गंभीर है, आईसीयू में है। 5 घंटे बाद ही कुछ पता चल सकेगा। हम सब बहुत परेशान थे। उसी अस्पताल में बैठे समय बीतने का इंतजार करने लगे। आशा मौसी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मीरा और रोहन उन्हें तसल्ली दे रहे थे। 5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने रोहन से बोला, उनके अंतिम सांसें चल रही हैं, उनके घर वालों से कहकर उन्हें मिलवा दो। रोहन ये सुनकर परेशान हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मीरा और माँ से कुछ भी कहने की। वह मीरा और माँ को लेकर मनोज काका के कमरे में है, जहाँ मनोज काका गंभीर हालत में लेटे थे। उन्होंने मीरा से कहा, बेटा अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी शादी देखने और करने का मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं जा रहा हूँ। मीरा और आशा मौसी यह सुनकर रोने लगे। मनोज काका की आंखें खुली ही रह गई। मीरा माँ से लिपटकर रोने लगी। रोहन ने उन दोनों को गले लगाया और शांत कराने लगे। जब पिताजी को पता चला कि मनोज काका नहीं रहे तो उनको भी बहुत बड़ा सदमा लगा। वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तुम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी है। मनोज ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं चुका सकूंगा।
मनोज काका के अंतिम संस्कार के बाद मीरा अपने पिताजी को खोकर बहुत ज़्यादा दुखी और अकेली पड़ गई थी। ऐसे में रोहन ने उसका बहुत साथ दिया था। समय इसी प्रकार बीत रहा था। हम लोगों की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। पिताजी ने अब हमारी शादी के लिए बात को आगे बढ़ाने की सोची। उन्होंने सिद्ध और रोहन को घर पर बुलाया। अगले दिन सबसे पहले सिद्ध घर पहुंचा। उसने पिताजी को नमस्ते किया और वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में रोहन आया। उसने पिताजी को पैर छुए और उनका हालचाल पूछा। साथ ही आशा मौसी के बारे में भी पूछा और जब तक पिताजी ने बैठने को नहीं बोला वहीं खड़ा रहा। यह देखकर पिताजी मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ गई थी कि पिताजी मेरी पसंद पर मुझे इशारे में एक बार और सोचने के लिए बोल रहे थे, पर मैं मीरा से ज़्यादा खुश और धनी होने के अंधे संघर्ष में अपने भविष्य के बारे में एक बार और विचार करने के लिए सोचा ही नहीं। पिताजी ने सिद्ध से बात शुरू की। उन्होंने बोला, शिखा ने मुझे बताया तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। बेटा, मेरा जो कुछ है वह सब शिखा का है। मैं तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के लिए मदद करूँगा। साथ ही मेरी प्रॉपर्टी भी मेरी बेटी के ही नाम है, जो शादी के बाद उसके आने वाले संतान के नाम पर होगी। सिद्ध बिना कुछ बोले चेहरे पर खुशी ले सब कुछ सुन रहा था। पिताजी ने रोहन से बोला, बेटा, मनोज ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी का 40% तुम्हें और मीरा के नाम करता हूँ। रोहन मुस्कुराकर बोला, पिताजी, यह आपकी उदारता है। मुझे मीरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही अपने आप को कामयाब बना लूँगा। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मीरा के साथ आशा माँ को मेरे ही साथ रहने की अनुमति दें। मुझे माँ मिल जाएंगी। रोहन की बातें सुनकर पिताजी ने रोहन को गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुम जैसा इंसान पाकर मीरा कभी दुखी नहीं रहेगी। मुझे तुम पर गर्व है। एक बार रोहन फिर सिद्ध से बड़ा हो गया था। मुझे सिद्ध की मांगे याद करके शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहते हैं कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर मैं सिद्ध की हर एक हरकतें जो मुझे भविष्य में परेशानी में डाल सकती थी, उन सभी को नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे पता था सिद्ध और रोहन में बहुत अंतर है। जहाँ रोहन दिल का बहुत साफ और सभी की सहायता करने वाला था, वहीं सिद्ध बिना मतलब के किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता था। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। समय के साथ हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। मैं बहुत खुशी से अपनी शादी की तैयारियां करने में लगी हुई थी। पिताजी ने मेरी और मीरा की शादी एक साथ एक ही दिन करने का फैसला लिया। मैं हर तरह से मीरा से ज़्यादा खूबसूरत, आकर्षक लगना चाहती थी, इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत कीमती लेती थी। हल्दी, मेहंदी, सभी रस्में बहुत अच्छे से पूरी हो रही थी। पिताजी ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पिताजी ने मुझ में और मीरा में कोई फर्क नहीं किया था। वह मेरी तरह मीरा को भी अपनी बेटी मानते थे और मीरा भी उन्हें अपने पिताजी की तरह ही सम्मान देती थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। पिताजी ने अपने सभी दोस्तों को इस शादी में बुलाया था। पिताजी ने शादी को शहर की बड़ी और महंगी शादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जयमाला की रस्म शुरू हुई। वहाँ पर अधिकतम मेहमान मीरा और रोहन को मुझे और सिद्ध समझ रहे थे। मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा और रोहन की जोड़ी राम सिया जैसी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। जयमाला के बाद पिताजी रोहन और सिद्ध को अपने सभी मेहमानों से मिलवाने लगे। इसी बीच पापा के दिल्ली वाले दोस्त ध्यानचंद वकील अंकल से रोहन और सिद्ध मिले। रोहन उन्हें देखकर चौंक गया और वकील अंकल भी रोहन को देखकर स्तब्ध रह गए। वह एकटक रोहन को देखे जा रहे थे, अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे थे। उन्होंने पिताजी से पूछा, यह लड़का कौन है? पिताजी ने हंसकर बोला, अरे ये वही तो लड़का है जिसने मीरा के अपहरण के समय मीरा को बचाया था। आप भी तो उस समय घर पर ही थे। वकील अंकल की आंखों में आंसू आ गए। रोहन पिताजी को कुछ महत्वपूर्ण काम बताकर वहां से चला गया। पिताजी ने वकील अंकल से पूछा, क्या हुआ यार, तेरी आंखों में आंसू? वकील अंकल बोले, बेटे की शादी है और पिता को अभी पता चल रहा है, तो आंसू तो आएंगे ही ना। पिताजी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। मतलब तो रोहन तेरा बेटा है? वही बेटा जिसे तू इतने सालों से ढूंढ रहा है। वकील अंकल ने भरे हुए गले से बोला, हाँ यार, यह मेरा बेटा है, मेरा अपना खून, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर जितना मैं इसे प्यार करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ही हमसे नफरत करता है। पिताजी ने बोला, तू इसे समझा ही नहीं था, तू जैसा सोच रहा है ये वैसा नहीं है। वकील अंकल ने बोला, यह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मुझे देखते ही मुंह फेर लेता है। मैं इसे कैसे बताऊं? रोहन की माँ ने जो देखा था वह एक गलतफहमी थी। मैं उसके साथ तो था, पर वो औरत मुझे फंसा रही थी, और अगर मैं उससे शादी न करता तो वह मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देती। मैंने उसके साथ कभी कुछ भी नहीं किया, पर उसने ना जाने कैसे मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर रखे थे। मैं रोहन की माँ को सारी बात समझाना चाहता था, पर जैसे ही उसने मुझे उस औरत के साथ देखा, बिना कुछ जाने वह वहाँ से चली गई और उसी दिन उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिताजी ने बोला, तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे तेरी बहू से मिलाता हूँ, वही तुझे और तेरे बेटे को मिलाएगी।
पिताजी वकील अंकल को मीरा के पास ले गए। मीरा को एक अलग कमरे में ले जाकर उन्होंने वकील अंकल की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा, इनसे तो तुम मिल ही चुकी हो, हमारे घर आए थे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, इनसे तो बहुत बातें हुई हैं, मुझे याद है बड़े पिताजी। पिताजी बोले, पर आज इनसे तुम्हारा एक खास रिश्ता जुड़ने जा रहा है। मीरा आश्चर्य से पिताजी की तरफ देखने लगी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं। पिताजी बोले, बेटा, यह तुम्हारे ससुर हैं और रोहन के पिताजी हैं। यह सुनकर वकील अंकल के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी और पैर छूने लगी। थोड़ी देर में 7 वचन और 7 फेरों के साथ मैं सिद्ध के साथ और मीरा रोहन के साथ एक पवित्र बंधन में बंध गए। जल्दी विदाई का समय आ गया। विदाई के समय रोहन ने आशा मौसी के साथ चलने को कहा, जैसा कि उसने शादी से पहले ही बोला था। मैं आशा मौसी को अपनी साथ ही रखना चाहता हूँ। इसी तरह हमारी विदाई हो गई। जहाँ मेरे ससुराल में बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, वहीं मीरा का उसके ससुराल में एक साधारण सा स्वागत हुआ। इसके बाद मीरा रोहन अपने बेटे और आशा मौसी के साथ वहीं दिल्ली ही चले गए। फिर उनकी ना तो कोई बात सुनी, ना ही कोई खबर मिली। हीर बोली, तो माँ, आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी? शिखा ने बोला, नहीं बेटा, मैंने मीरा को इतना सताया है, अब मैं उसकी खुशियों में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद सुधीर कमरे में आया और शिखा से बोला, अभी उन्हें फ़ोन करके माफ़ी मांगो। हीर के लिए इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। शिखा ने सिद्ध से बोला, मुझे अपनी बेटी के लिए उस जैसा लालची और बिकाऊ पति नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती जो कुछ मैंने झेला है वह मेरी बेटी भी झेले। सिद्ध गुस्से में बोला, तुम यह ठीक नहीं कर रही, तुम्हें किसके लिए पछताना पड़ेगा। अगले दिन सिद्ध कोई व्यापार का काम बताकर स्विट्जरलैंड चला गया। आए दिन वह अक्सर स्विट्जरलैंड ही जाता था। भारत में शिखा के पास बहुत ही कम रहा करता था। शिखा के पास फ़ोन आया। शिखा के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने शिखा को और हीर को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। शिखा ने हीर से बोला, बेटा, तुम्हारे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों को उनके पास चलना चाहिए। अगले दिन वह दोनों शिखा के पिताजी के घर पहुंचे, जहां उनके साथ एक वकील भी खड़ा था। शिखा के पिताजी बोले, शिखा बेटा, तुम्हारी शादी के बाद मैं चाहता था मैं अपनी पूरी जायदाद अपने दामाद को दे दूं, पर सिद्ध का व्यापार के प्रति लापरवाही और बुरा व्यवहार से मैं ऐसा कर ना सका। मुझे नहीं लगता मेरे पास अब और ज़्यादा दिन है, इसलिए मैं अपनी जायदाद तुम्हारे और हीर के नाम करता हूँ। अपनी वसीयत बनाने से पहले मैंने एक बार यह सोचा, शायद सिद्ध पहले से बदल गया होगा, इसलिए मैंने उस पर नज़र रखवानी शुरू कर दी। पर मुझे नहीं पता था इन सब में मुझे कुछ और ही नई और चौंकाने वाली बात का पता चलेगा। शिखा और हीर दोनों पिताजी को आश्चर्य से देखने लगे। शिखा बोली, पिताजी, आज आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ भविष्य में आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए तुम अभी से तैयार रहो। शिखा घबराई हुई पिताजी से पूछती है, पिताजी क्या बात है, आप बताइए मुझे। पिताजी झुकी नज़रों से बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है सिद्ध बार बार स्विट्जरलैंड क्यों जाता है? शिखा बोली, पिताजी, वह अपने ऑफिस के काम से वहाँ जाते रहते हैं। पिताजी बोले, नहीं बेटा, वहाँ उसका एक और परिवार है और वह परिवार कई साल से है। सिद्ध हमेशा उनसे ही मिलने जाता है और हीर की शादी के बाद वह तुम्हें छोड़कर और मेरी सभी दौलत लेकर हमेशा के लिए वहीं स्विट्जरलैंड अपने परिवार के पास जाना चाहता है। शिखा यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। वह बोली, नहीं पिताजी, सिद्ध मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह भले ही हमें नज़रअंदाज करते हैं, पर इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। इस बात पर शिखा के पिताजी ने शिखा को कई ऐसी बातें और चीज़ें दिखाई जिससे पिताजी की सही बात 100% सही सिद्ध हो गई। पिताजी ने वसीयत की फाइल देते हुए बोला, बेटा, मेरा फ़र्ज है तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताने का। यह सब चीज़ें तुम्हें बहुत दुख दे रही होंगी, पर इन सब चीज़ों से तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। शिखा आंसू से भरे आंखों से अपने पिताजी को देखते हुए बोली, पर पिताजी, ये सब मैं कैसे करूँगी? अब मैं क्या कर सकती हूँ? हीर बोली, माँ, अब हम पापा के साथ नहीं रहेंगे। शिखा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। हीर बोली, माँ, मुझे लगता है अब आपको पापा को तलाक दे देना चाहिए। शिखा चौंक कर बोली, क्या तलाक? हीर बोली, हाँ माँ, पापा अगर हमें अपना परिवार मानते तो दूसरा परिवार क्यों बनाते? उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं और हमें भी ऐसे स्वार्थी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी अच्छे वकील से मिलकर ये सारे काम पूरे करूँगी। मैं किसी वकील से मिलकर जल्दी ही तलाक के पेपर तैयार करवाती हूँ। माँ, आप इस तरह अपने आप को टूटने मत दीजिए। इस बुरे समय में हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यह सुनकर शिखा हीर को गले लगाते हुए बोली, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। आज मेरे एक फैसले के कारण मेरी बेटी और पिताजी को कितना परेशान होना पड़ा।
नाना जी हीर के हाथ में एक कार्ड देते हुए बोले, बेटा यह वीर वकील दिल्ली के हैं, तुम इनसे जाकर मिलना, ये तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम मेरा नाम बता देना। भले ही उम्र में यह छोटा है पर बहुत कम समय में इसने बहुत तजुर्बे हासिल किए हैं। इसके दादा भी बहुत बड़े वकील थे और मेरे खास दोस्त भी थे। हीर ने कहा, ठीक है नाना जी, हम इनसे ही मिल लेंगे। हीर और शिखा घर पहुंचे और किसी से कुछ नहीं बताया। शिखा के मन में तूफान सा चल रहा था, फिर भी वो सबके सामने खुद को शांति ही दिखा रही थी। हीर और शिखा ने सारी जरूरी पेपर की फाइल बनाई और अगले दिन दिल्ली निकलने का फैसला किया। हीर ने घर पर बताया कि वो अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी जा रही है। पापा स्विट्जरलैंड है, इसलिए माँ को साथ लेकर जा रही है। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए निकल गए। हीर नानाजी द्वारा दिए गए कार्ड के पते पर पहुंची। वहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था। शिखा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे दीवार पर बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें मीरा, आशा मौसी, शिखा और शिखा के पिताजी थे। शिखा को याद आया यह वही तस्वीर थी जो मीरा को रोहन ने उपहार में दी थी। अब वह वीर से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही थी और जानना चाहती थी यह घर किसका है। तभी सामने से मीरा मुस्कुराते हुए आई। वह एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के गले लग गए। यह सब देखकर हीर को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। सभी लोग फिर शांति से बैठे। शिखा ने मीरा को सारी बातें बताई। मीरा बोली, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूर नहीं समझा। साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। शिखा बोली, रोहन और तुम्हारा बेटा कहाँ है? मीरा बोली, रोहन 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। अपने पिता से मिली सभी दौलत को उन्होंने दान में देकर ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है। दान जिस संस्था में दिया गया था उन लोगों ने ही अपने यहाँ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया है। ये वहीं गए हैं और मेरा बेटा वीर अपने ऑफिस में है, शाम तक आएगा। थोड़े समय बाद आशा मौसी आई। शिखा उनके पैर छूने लगी तो वह अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, तुम कौन हो बेटी? शिखा बोली, मौसी तुम अपनी शरारती बेटी को इतनी जल्दी भूल गई। मैं शिखा हूँ। यह सुनकर आशा मौसी ने शिखा को गले लगा लिया और बोली, मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, मेरी दूसरी बेटी मुझसे मिलने कब आएगी? बहुत देर कर दी तुमने आने में बेटा, बहुत इंतजार करवाया। शिखा बोली, हाँ मौसी, देर से ही सही, पर हम मिले तो सही। हीर ने बोला, मौसी मुझे क्या कुछ वकालत की किताबें मिलेंगी? मीरा बोली, हाँ, वीर के कमरे के अंदर ही छोटी सी पुस्तकालय है, तुम वहाँ जाके किताब पढ़ सकती हो। मीरा और शिखा बातें करने लगे और हीर उस कमरे में चली गई। अपने केस से संबंधित किताबें पढ़ने लगी और समय का भी पता नहीं चला। शाम को वीर सीधे अपने कमरे में आया और नहाकर तौलिया लपेटे ही अपने पुस्तकालय में पहुंच गया। हीर को कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि वो किताब में ही नजर गड़ाए हुए थी। हीर जब किताबें रखने अलमारी की तरफ बढ़ी तो उसने वीर को देखा, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ी। वीर भी हड़बड़ा गया और अपनी तौलिया को संभालते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइब्रेरी में आने की? यह मेरी लाइब्रेरी है, बिना मेरी इजाज़त के इसे कोई नहीं छूता। हीर अपनी आंखों को दोनों हाथों से बंद कर लेती है और बोलती है, तुम्हें पता नहीं, यह घर मेरी मौसी का है और उन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी है। तुम पहले अपने कपड़े पहनकर आओ, तब बातें करना मेरे से। वीर बोला, ये कमरा मेरा है। हीर बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ, और बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में मीरा ने वीर को शिखा और हीर से मिलवाया। हीर ने वीर को सारी बातें बताई और केस से संबंधित सारे पेपर दिखाते हुए सारी परिस्थितियों को समझाया। क्योंकि हीर ने भी वकालत पढ़ी थी, इसलिए सारी चीज़ें जिस तरह से चाहिए थी उसी तरह से मिल गई थी। वीर ने बोला, आपको दिल्ली के हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट केस करना चाहिए। वीर बोला, नोटिस देखते ही तुम्हारे पापा का शायद तुम्हारे प्रति व्यवहार और भी बदल जाए, इसलिए सबसे पहले उस घर से जो भी तुम्हारे ज़रूरी पेपर और बाकी का सामान है उसे लेकर अपने नाना जी के यहाँ चले जाओ और फिर तलाक का नोटिस अपने पापा के यहाँ भिजवा देना। मैं तब तक यहाँ केस अप्लाई करता हूँ। मीरा बोली, शिखा तुम हीर को यहीं छोड़ जाओ और वहाँ जाकर पिताजी के यहाँ सारा सामान और पेपर रखकर यह सारा काम पूरा करके यहाँ वापस आ जाना। शिखा को मीरा की बात ठीक लगी और उसने ऐसा ही किया। नोटिस देखकर सिद्ध गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने शिखा से उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी। इतनी आसानी से वह इन सबको नहीं जाने देना चाहता था। उसने शिखा को तलाक देने से साफ मना कर दिया था। क्योंकि शिखा को इन सब बातों का अंदाजा था, इसलिए उसने दिल्ली के हाई कोर्ट में वीर से तलाक के लिए केस अप्लाई करवा दिया था। हीर और वीर दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे थे, जिसके लिए यह उसी घर में रहती थी। अपनी आशा नानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती।
वीर बहुत चिढ़ जाता। वो मीरा से बोलता, माँ जब से हीर आई है इसने मेरी जगह ले ली है। अब नानी भी मुझसे ज़्यादा हीर से ही बात करती है और माँ तुम भी मेरे पास नहीं बैठती। जल्दी से केस खत्म हो जाए फिर मैं हीर को उसके घर वापस भेज दूंगा। पर वीर को पता भी नहीं चल रहा था कि वह मन ही मन हीर के करीब जा रहा है। वह उसे पसंद करने लगा था, उसका साथ उसे अच्छा लगने लगा था, उसे उसके साथ की आदत होने लगी थी। लगभग 1.5 साल तक केस चलने के बाद वीर केस जीत गया और केस शिखा और हीर के पक्ष में था। शिखा ने वीर का बहुत धन्यवाद दिया। वीर बोला, नहीं मौसी जी, इन सब में हीर ने बहुत साथ दिया है। हीर की सूझबूझ और समझदारी से हम यह केस जीत पाए हैं। आने वाले समय में हीर बहुत अच्छे वकील बनेगी। अब हीर और शिखा का घर वापस जाने का समय था। वीर बहुत मायूस था। शिखा मीरा से बोली, मुझे हीर की चिंता है। एक तलाकशुदा औरत की बेटी से शादी कौन करेगा? कहाँ से अच्छा रिश्ता मिलेगा? मीरा हिचकिचाते हुए बोली, रिश्ता तो आंखों के सामने है। शिखा आश्चर्य से मीरा को देखने लगी। वो बोली, मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। इतने समय वो यहाँ रही, अब हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते। हमें वीर के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। शिखा बोली, मेरी बेटी को भी इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा। जो प्यार उसे अपने पिता से नहीं मिला, रोहन ने वह प्यार मेरी बेटी को दिया है। मीरा वीर से बोली, बेटा मैं तुम्हारी शादी हीर के साथ करवाना चाहती हूँ। यह सुनकर वीर के चेहरे पर चमक आ जाती है। दोनों की शादी धूमधाम से की गई, जिसमें वीर ने दहेज के नाम अपने पिता की तरह ही शिखा को साथ रहने को बोला। शिखा बोली, मैं अपने पिताजी के साथ ही रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करूंगी। हीर और वीर दोनों एक अच्छे वकील हैं। बहुत से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं खोली उन्होंने और दहेज से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं और गरीब लड़कियों की शादी भी करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।